हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी का आपके चैनल अभिषेक सर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है क्लास 12 की फिजिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना, जिसमें हम आपको चैप्टर वाइज फिजिक्स कवर कराएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों का हमारे पास जो है कमेंट आ रहा था कि सर कॉलेज बंद हो जाने के कारण हमारे पढ़ाई में क्या हो रहा है, अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है, इसलिए आप जो है हमारे फिजिक्स के टॉपिक को कवर कराएं। तो हम आज से जो है क्लास 12 की फिजिक्स की जो है टॉपिक वाइज टॉपिक जो है हम आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आपको पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ जो हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं, उस चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ठीक ना, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ठीक ना। इसके बारे में जो है हम पार्ट वाइज पार्ट जो है कवर कराएंगे। कम से कम जो है यहाँ पर इस चैप्टर के लगभग 6 या 7 जो है वीडियो हम आपको छोटी छोटी वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपको भी पढ़ने में कोई भी समस्या ना हो, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखते हैं पहले जो है इस चैप्टर को हम पढ़ने से पहले जो है यहाँ लिखा गया है कि स्थिर वैद्युतिकी, ठीक ना। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। क्योंकि जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है विद्युत आवेश एवं जो क्षेत्र टॉपिक है, यह जो है इसी का जो है क्या होता है भाग है, ठीक ना। तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह क्या होता है, ठीक ना। तो देखिएगा, अगर हम स्थिर वैद्युतिकी की बात करें या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो शब्द होता है या दो शब्दों से मिल के बना होता है। एक शब्द होता है आपका इलेक्ट्रो, दूसरा होता है स्टैटिक्स, ठीक ना। इलेक्ट्रो की बात करें तो इलेक्ट्रो का अर्थ होता है आवेश, ठीक ना। स्टैटिक्स का अर्थ होता है स्थिर। इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा लिखा गया है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या होता है स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसी को ही क्या कहा जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। क्या लिखा गया है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाए, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाए, वही हमारा क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक ना। अब चलते हैं अपने जो है चैप्टर की तरफ, ठीक। तो हमने बताया ही आपका चैप्टर कौन सा है, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो पहले जो है हम विद्युत आवेश को कवर करते हैं, इसके बाद जो है हम उसके क्षेत्र की बात करेंगे, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं विद्युत आवेश की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें तो लिखा गया है विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर क्या करता है, बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। यानी क्या होता है, विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। जैसे आपने हम लोग जो है बचपन में काफ़ी बार जो है देखा होगा कि हम लोग क्या अगर पेन को लेकर के अपने सर में यानी बाल में अगर तेज़ी के साथ रगड़ते हैं, उसके बाद जो है अगर छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े रखते हैं और उस पेन को जो अगर उसके ऊपर ले जाते हैं तो देखते हैं जो कागज़ का टुकड़ा होता है उस पेन पर क्या होता है, चिपकना शुरू कर देता है। तो वह क्या कराता है, बल का अनुभव कराता है, ठीक ना। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप एग्जाम्पल भी लिखा गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है, यदि किसी आवेशित छड़ को कागज़ के टुकड़े के पास जो है लाया जाता है तो कागज़ का टुकड़ा उस पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक ना। जबकि अगर बिना आवेशित छड़ हो तो क्या करता है, नहीं चिपकता है। वही हमने बताया कि अगर आप जो है पेन को अपने सर में तेज़ी के साथ रगड़ें कुछ समय तक, उसके बाद छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर रख लें, तो आप देखेंगे कि वह टुकड़ा जो होता है, अगर पेन को आप कागज़ के टुकड़े के ऊपर ले जाते हैं तो आप देखते हैं कि क्या करने लगता है, चपकना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो है वह घर्षण के कारण जो पेन था वह आवेशित हो चुका है, ठीक ना। और अगर आवेशित नहीं होगा तो वह कागज़ का टुकड़ा नहीं चिपकेगा, ठीक ना। अब आपको पता है कि अगर विद्युत आवेश की बात करें तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, धन आयन और दूसरा कौन सा होता है, ऋण आयन, ठीक ना। आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है विद्युत आवेश की एसआई इकाई की बात की गई है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई की बात की गई है, यानी स्टैंडर्ड इकाई की बात की गई है। तो विद्युत आवेश का स्टैंडर्ड इकाई क्या होता है, कूलाम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और भी तमाम होता है माइक्रो कूलाम, ठीक ना, या फिर मिली कूलाम भी होता है, ठीक ना। लेकिन स्टैंडर्ड इकाई की बात करें तो क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब जिसमें क्या हो, धारा तो पता चले लेकिन दिशा का
ज्ञात ना हो, ठीक ना, यानी दिशा ज्ञात ना हो। और अगर बात करें कि आवेश क्या हो जाएगा, धारा गुणे समय, यानी Q की बात करें तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, ठीक ना। Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है, ठीक ना। यहाँ हमने आपको बताया है कि देख लेते हैं, यहाँ जो है आई क्या है, आई एक आपकी धारा है जिसको हम एम्पियर में डिनोट करते हैं, ठीक ना। और Q क्या है, Q एक आवेश है जिसको हम कूलाम में डिनोट करते हैं। और T क्या है, समय है जिसको हम सेकंड में डिनोट करते हैं। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा गया है। अब एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया है, यदि किसी तार में 4 एम्पियर आवेश 2 सेकंड के लिए क्या, ठीक ना, या फिर प्रवाहित किया जाए तो धारा का मान ज्ञात कीजिए। धारा का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ आपको दिया गया है, कूलाम दिया गया है, 4 कूलाम है और आपको आवेश दिया गया है 2 सेकंड के लिए, ठीक ना। तो आपसे धारा यानी आई आपसे पूछा जा रहा है। अब यहाँ हमसे जो धारा पूछा गया है यानी आई पूछा गया है, तो आई को अगर हम इधर ले जाएंगे, ठीक ना, तो टी इधर जो है गुणे में है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, यानी तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी हो जाएगा। जहाँ पर क्यू आपको दिया गया है 4 कूलाम है और टी आपको दिया गया है 2 सेकंड है, ठीक ना। तो हम इस वाले फार्मूले में रखेंगे आई इक्वल टू 4/2, तो कैंसिल होगा, क्या मिलेगा, आई इक्वल टू 2 एम्पियर। अब देखिएगा आप कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे लिख देंगे आई इक्वल टू 2, ठीक ना। यहाँ मात्रक लिखना भूल जाएंगे, तो ऐसी गलती आप मत करिएगा एग्जाम में। अगर आप इस तरीके से गलती करते हैं तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं, ठीक ना। आपको पूरा नंबर ना दे करके एग्जामिनर आपके नंबर को काट लेता है, ठीक ना। इसलिए जो है आप इसकी मात्रक को लिखना ना भूलिएगा। तो आगे चलते हैं। आगे आपका दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल में कहा गया है विद्युत आवेश का बीमी सूत्र लिखिए। हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो जहाँ पर आई तथा टी क्या है, एक मूल राशियां हैं, ठीक ना, और टी दोनों क्या हैं, एक मूल राशियां हैं, ठीक ना। अतः इसकी यूनिट सूत्र इस तरीके से हम लिखते हैं, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए, ठीक ना, क्योंकि आई का क्या हो जाएगा एम्पियर और टी का क्या होता है समय, यानी टी होता है, ठीक ना, A1 और T1। और ध्यान दीजिएगा जब भी हम बीमी सूत्र लिखते हैं तो उसको हम बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं, नहीं तो हमारा वो बीमी सूत्र गलत मान लिया जाएगा, ठीक ना। अब आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है आवेश की विधियाँ। अगर आवेश की विधि की बात करें तो आवेश की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, आवेश किस विधि द्वारा प्रवाहित होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पहला पॉइंट लिखा गया है घर्षण द्वारा आवेश, ठीक ना, यानी घर्षण द्वारा आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब किस प्रकार से कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो लिखा गया है आवेशन की इस विधि में 2 पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाया जाता है, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक ना। अब हुआ क्या, अगर हम कोई आवेशन की इस विधि में क्या करते हैं, 2 पदार्थ को ले लेते हैं, आपस में उसको क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, और रगड़ने के बाद अगर उसको हम दूर दूर ले जाते हैं तो देखते हैं दोनों में क्या होता है, एक अलग अलग प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। अलग अलग मतलब एक धनायन हो जाता है और एक ऋणायन हो जाता है। लेकिन अगर परिमाण की बात करें तो दोनों का परिमाण क्या होता है, समान ही रहता है, ठीक ना। दोनों का परिमाण समान रहता है, बस उसकी प्रकृति क्या होती है, चेंज हो जाती है, ठीक ना। इसी प्रकार से आगे लिखा गया है किसी पदार्थ पर धनायन प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है और किसी पर ऋणायन का, ठीक ना। इस प्रकार से हो जाता है। दोनों क्या होता है, दोनों वस्तुओं में जो दोनों वस्तुएं आपस में रगड़ी गई होती हैं उसमें क्या होता है, जब दूर ले जाते हैं तो किसी में धनायन और किसी में ऋणायन, 2 विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक ना। आगे लिखा गया है यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। अब यह निर्भर करता है कि वह पदार्थ किस गुणधर्म का है, ठीक ना। उस हिसाब से कि जो है किस पे ऋणायन आना चाहिए, किस पे धनायन आना चाहिए, वह उसके जो है गुणधर्म के ऊपर निर्भर करता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में लिखा गया है यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ें तो क्या होगा, तो देखेंगे कांच का जो छड़ होगा वह धनावेशित हो जाता है और जो रेशम का कपड़ा होता है वह क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि हमने बताया कि उसके गुणधर्म पर निर्भर करता है कौन सा धनायन होगा कौन सा ऋणायन। तो यहाँ देख पा रहे हैं कांच का जो छड़ है वह धनावेशित हो जाता है, ठीक ना, यानी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो रेशम का कपड़ा होता है वह नेगेटिव चार्ज का हो जाता है। अब आगे चलते हैं दूसरी विधि की अगर बात करें तो दूसरी विधि हमारी है कौन सी, चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना। चालन द्वारा आवेशन कैसे होता है उसको हम देख लेते हैं। अगर हम आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य अनावेशित वस्तु से संपर्क करके
अनावेशित वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अर्थात यहाँ लिखा गया है अगर एक कोई आवेशित वस्तु हो, ठीक ना, यहाँ क्या है, एक ये आपकी आवेशित वस्तु है और दूसरी वस्तु जो है ये क्या है, अनावेशित है, ठीक ना, यानी इस पर आवेश उत्पन्न है और इस पर जो है आवेश नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों जो होते हैं आवेशित हो जाते हैं, ठीक ना, ये दोनों जो है आवेशित हो जाते हैं। तो इसको कहा जाता है चालन द्वारा आवेशन, ठीक ना, इसको क्या कहा जाता है, चालन द्वारा। अर्थात एक वस्तु क्या हो, आवेशित हो और दूसरी अनावेशित हो, तो दोनों को अगर एक संपर्क में लाते हैं तो दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं, अगला लिखा गया है प्रेरक द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है, यदि किसी आवेशित वस्तु को, ठीक ना, कैसी वस्तु हो, आवेशित वस्तु हो, अनावेशित वस्तु के संपर्क में, ठीक ना। पिछले वाले में क्या हो रहा था, चालन वाले में क्या हो रहा था, एक आवेशित थी और दूसरा क्या था, अनावेशित था, लेकिन दोनों को क्या हो रहा था, एक दूसरे के बीच संपर्क स्थापित हो रहा था, ठीक ना, ये दोनों क्या हो रहे थे, टच हो रही थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तो आवेशित होगा, ठीक ना, और दूसरा अनावेशित होगा, लेकिन यह दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं, मतलब संपर्क में नहीं आएंगे, ठीक ना, समीप तो आएंगे लेकिन संपर्क में नहीं आएंगे। तो बिना संपर्क में लाए क्या होता है, अनावेशित वस्तु को पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूसरी वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को ही क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। अब समझिएगा क्या होता है कि कहा गया है कि एक वस्तु क्या होती है, जैसे ये दो वस्तुएं हैं, ठीक ना, ये दो वस्तुएं हैं, एक पे कोई चार्ज है, ठीक ना, और दूसरे वाले पर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। जब इन दोनों को समीप में लाते हैं, ठीक ना, संपर्क नहीं करते हैं, जब समीप में लाते हैं एक दोनों को, तो अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक ना, तो इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके पास वाले पर इसके विपरीत का चार्ज यानी निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक ना, और जो इसकी दूसरी वाली सतह होगी इस पे जो है सेम चार्ज हो जाता है, ठीक ना। अगर यह निगेटिव है तो यहाँ जो है पॉजिटिव और इसकी दूसरी सतह पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक। इसी ही घटना को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतिक प्रेरण कहा जाता है। तो यहाँ देखिएगा आपको डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है कि एक जो है आवेशित है, ठीक ना, जिसपे Q आवेश का इस पे जो है आवेशित हुआ है एक वस्तु, और दूसरी जो है अनावेशित है। अगर इस पे जो है प्लस चार्ज है तो यह जो है इसका यह वाला हिस्सा जो होता है, आधा हिस्सा जो होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज का हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका यह वाला हिस्सा क्या हो गया, निगेटिव चार्ज का हो गया, और इसका दूसरा हिस्सा जो है वह सेम चार्ज का हो जाता है, यानी ये प्लस है तो ये भी प्लस ही हो जाएगा दूसरा हिस्सा। लेकिन उसके अगर परिमाण की बात कर लें तो इसमें परिमाण क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं, ठीक ना। अगर उसमें परिणाम की बात कर लें, लेकिन अगर इसमें परिणाम की बात कर लें तो परिणाम समान नहीं होते हैं, ठीक ना। इसके जो है क्या हो गया, परिणाम समान नहीं होते हैं। इस प्रकार से आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है कि एक गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे कर सकते हैं, ठीक ना। अगर कोई गोला है तो उसको जो है किस प्रकार से जो है हम धनावेशित कर सकते हैं, प्रेरण के द्वारा, ठीक ना। आगे लिखा गया है, या फिर गोले को प्रेरण के द्वारा आवेशित करने की क्या विधि हो सकती है। इस तरीके से आपके जो है क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप जो हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम जो है किसी भी छड़ को आवेशित कर सकते हैं या किसी भी गोले को प्रेरण के द्वारा धनावेशित कर सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप हमारा है कि गोले को धनावेशित करना है, ठीक ना। इसलिए हम सर्वप्रथम विपरीत आवेश यानी ऋणावेश वाली वस्तु को गोले के पास ले जाएंगे। यानी यह वस्तु जो है इसको अगर हमको जो है धनावेशित करना है तो हम इसके जो छड़ लेकर जाएंगे जिस पर चार्ज कोई ना कोई है वह कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, ऋणावेशित होना चाहिए। तब जो है उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यह है कि जैसे ही हम ऋणावेशित छड़ को अनावेशित गोले के पास ले जाते हैं वैसे ही प्रेरण के नियमानुसार गोले के पास वाली सतह पर धनावेशित, ठीक ना, यानी छड़ के उपस्थित आवेश के विपरीत आवेश तथा दूसरी वाली पर ऋणावेशित आवेश उत्पन्न हो जाता है, जैसा कि हमने ऊपर अभी बताया था। यहाँ पर आपको अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो यह जो छड़ है जिस पर पहले से आवेश है इसको हमको नेगेटिव ले जाना होगा, ठीक ना। तब यह जो है ये पॉजिटिव, इसका अगला वाला हिस्सा पॉजिटिव
हो सकता है। तो यही जो है दूसरे वाले स्टेटमेंट में कहा गया था। अब तीसरे स्टेट की बात कर लें तो तीसरे में कहा गया है कि चूंकि हम जब गोले पर धनावेशित तथा ऋणावेशित दोनों हो जाते हैं, ठीक ना, जैसे कि यहाँ जो गोला होता है इसका अगर यहाँ ऋणावेशित ले गए हैं तो अगला वाला हिस्सा जो है तुरंत धनावेशित हो जाएगा और यह वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। यानी जिस आवेश का हम क्षण लेकर गए हैं उसी आवेश का ये दूसरा वाला हिस्सा हो जाता है। लेकिन हमको क्या करना है, उस आवेश में सिर्फ जो है धन आवेश ही उत्पन्न करना है उस वस्तु में, यानी उस गोले में। तो हम करते क्या हैं, तो लिखा गया है जब हम गोले के धनावेशित करते हैं तो अतः हमें ऋणावेश को हटाने के लिए गोले को भू संपर्क करना पड़ता है, जिससे ऋणावेश भूमि में चला जाता है और धनावेश गोले पर ही रह जाता है। जैसे हम यहाँ फिगर की सहायता से देख लेते हैं, हमने एक जो है कोई क्षण ले गया जो क्या था, ऋणावेशित था, ठीक ना। अब गोला जो था तो गोले के जो पहले वाला हिस्सा था उस पर तो धन चार्ज आएगा, ठीक ना, और उसके पीछे वाले पर ऋण आएगा। जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमको गोला सिर्फ धनावेशित ही चाहिए, तो जो ऋण आवेशित वाला पृष्ठ है उसको जो है हम भूमि से जोड़ देते हैं। और भूमि की अगर वोल्टेज की बात करें तो क्या होते हैं, 0 0 होता है। तो भूमि के संपर्क में आते ही तुरंत तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और जो बाकी दूसरा पार्ट बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, धनावेशित ही बच जाता है। इस प्रकार से अगर हम चौथे स्टेप की बात कर लें तो लिखा गया है अब हमारा गोला धनावेशित हो चुका है, ठीक है, अतः अब हम भू संपर्क हटा लेंगे और ऋणावेशित छड़ को भी दूर ले लेंगे। जो हमने ऋणावेशित छड़ लिया था इसको हम क्या कर लेंगे, दूर हटा लेंगे। अब यह जो गोला हमारा होगा कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाता है, ठीक ना। इस प्रकार से हम जो है गोले को प्रेरण के द्वारा जो है हम धनावेशित कर सकते हैं, या ऋणावेशित भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ऋणावेशित करना होगा तो हम जो है जो क्षण लेकर जाएंगे वो धनावेशित होगा, तो उसका पहला वाला हिस्सा जो है ऋणावेशित हो जाएगा और दूसरा वाला हिस्सा गोले का धनावेशित हो जाएगा। तो धनावेशित को हम भूमि में संपर्क कर देंगे तो हमारा ऋणावेशित वाला आवेश बच जाएगा और गोला हमारा ऋण आवेश का हो जाएगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। अब आगे की बात कर लें तो आगे लिखा गया है वैद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की गई है। तो देखते हैं कितने प्रकार के जो है वैद्युत आवेश होते हैं। तो लिखा गया है धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश। अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो किसी भी छड़ पर आवेशन उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। और दूसरा लिखा गया है निगेटिव चार्ज, यानी किसी भी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। अब इसको जो एग्जाम्पल की सहायता से समझ लेते हैं। जैसे कोई क्या है, एक गोला है, ठीक ना। अब इस पे जो है समान परिमाण दोनों हैं, ठीक ना, और विपरीत आवेश हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज है और 3 ही क्या है, निगेटिव चार्ज का है। अगर हम इसमें से एक पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जो है हम अगर दे देते हैं तो जो बचता हमारा वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी को ही प्रदर्शित करता है। क्योंकि अब यहाँ 2 बच गए, ठीक ना, और इधर क्या है 3 बच गए, तो यह वाला +2 प्लस 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो एक हमारा निगेटिव का चार्ज बच जाएगा, जो क्या करता है, क्या बताता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी को जो है क्या करने लगता है, प्रदर्शित करने लगता है। और इसी प्रकार से कोई एक गोला है और उस पर क्या है, विपरीत आवेश के क्या हैं, समान परिणाम के आवेश उत्पन्न हो रहे हैं। अगर इसमें से हम जो है एक निगेटिव इलेक्ट्रॉन को हम दे देते हैं तो बचता जो है इधर से 2 कैंसिल कर देगा और एक पॉजिटिव आवेश जो हमारा बच जाएगा, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करने लगता है, ठीक ना। इस प्रकार से यहाँ नोट लिखा गया है। अगर नोट की बात करें, लिखा गया है सजाती यानी समान प्रकृति के आवेश हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं, और जो विपरीत आवेश को होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी अगर कोई एक आप चुंबक ले लीजिएगा, आपने देखा हो बचपन में हमने कई बार इस प्रयोग किया होगा। अगर कोई चुंबक ले लेते हैं, ठीक ना, 2 चुंबक ले लें, अगर दोनों ही क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप देखते हैं अगर दोनों को पास लाते हैं तो दोनों क्या करते हैं, विपरीत भागना शुरू कर देते हैं। और अगर वहीं पर जो है एक आवेश जो है आपका पॉजिटिव हो और दूसरा आवेश क्या हो, निगेटिव हो, अब अगर संपर्क में लाते हैं तो दोनों क्या करने लगते हैं, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने शुरू कर देते हैं, ठीक ना। इस प्रकार से आगे चलते हैं। आगे लिखा गया है वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण, ठीक ना, वैद्युत आवेश के मूलभूत गुण की बात की गई है। तब यहाँ जिसे पहला लिखा गया है आवेशों की योज्यता, ठीक ना, आवेशों की योज्यता की बात की गई है। तो यहाँ पॉइंट आगे लिखा गया है
आवेश द्रव्यमान की भांति अदिश राशि होता है। ठीक ना, अगर आवेश की बात करें तो जिस प्रकार से द्रव्यमान अदिश राशि होता है उसी प्रकार से आवेश भी क्या होता है, अदिश राशि होता है। ठीक ना, आगे लिखा गया है विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए विजातीय योग किया जाता है। यानी अगर हम आवेश को जोड़ते हैं तो जिस प्रकार से हम बीजगणितीय योग करते हैं उसी प्रकार से हम आवेशों को भी जोड़ते हैं। जैसे हम अगर यानी बीजगणितीय चिन्ह की बात कर लें, जिस प्रकार से हमारा पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, ठीक ना, मल्टीप्लाई होता है या फिर भाग होता है। ठीक ना, इन चिन्हों को ध्यान में देख करके हम बीजगणितीय क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं बीजगणित को। उसी प्रकार से हम आवेशों का योज्यता की बात कर लें तो उसका भी यानी आवेश को जो हम जोड़ते हैं तो इन चिन्हों को भी ध्यान में देख करके जोड़ते हैं। यानी जैसे जो है प्लस का 2 हो, ठीक ना, और माइनस फिर क्या हो, प्लस का 2 हो, क्या हो जाएगा, प्लस का 2 और फिर माइनस को 2 और कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। यानी इन चिन्हों को हम ध्यान में रख करके क्या करते हैं, आवेशों की योज्यता की बात करते हैं। ठीक ना, अब आगे जिस प्रकार से यहाँ देख पा रहे हैं कि एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल की सहायता से हम समझ लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में आगे लिखा गया है, माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम उपस्थित हैं, तो निकाय की कुल आवेश कितना होगा इसकी गणना कीजिए। तो देखिए, हम जानते हैं कि आवेशों की बीजगणितीय यानी चिन्ह के साथ जो है हम क्या करते हैं, योग करते हैं। ठीक ना, तो कुल आवेश की अगर हम बात कर लें तो लिखा ही गया -2 माइक्रोकुलाम, +2 माइक्रोकुलाम और +4 माइक्रोकुलाम। तो क्या हो जाएगा, -2 और +2 और +2। तो यह जो है +2 और -2 जो है कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, +4 माइक्रोकुलाम, जो हमारा कितना होगा, कुल आवेश होगा, जो हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे लिखा गया है दूसरा पॉइंट, आवेश संरक्षण की बात की गई है। तो लिखा गया है प्रकृति में पाए जाने वाले कुल आवेश हमेशा क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं, अर्थात उनको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। ठीक ना, जैसे जिस प्रकार से यहाँ अगर कोई आवेश है, ठीक ना, कोई आवेशित छड़ है तो इसमें से इसको क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, इस आवेश को दूसरे वाले छड़ में क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, यानी स्थानांतरित करते हैं, ना कि जो है इस आवेश को हम नष्ट करते हैं। ठीक ना, यानी कोई आवेशित छड़ है तो उसको हम दूसरे अनावेशित क्षण में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, ना कि उसको जो है हम नष्ट कर सकते हैं। यानी आवेश का संरक्षण क्या कहता है, आवेश का संरक्षण यही कहता है, प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी आवेश होते हैं हम किसी को भी उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको एक माध्यम से दूसरे माध्यम में स्थानांतरण उनका कर सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट लिखा गया है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण की बात करें तो लिखा गया है किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश यानी क्या होता है, न्यूनतम आवेश यानी ई के रूप में, गुणनफल के रूप में ही जो है हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक ना, जैसे क्या है कि प्रकृति की सबसे छोटी जो है अगर आवेश की बात कर लें तो क्या होगा, सबसे न्यूनतम जो है क्या है, ई है। ठीक ना, यह वाला आवेश आपका होगा। किसी भी मतलब कहीं पर भी जो हम गुणा करेंगे तो इसका जो है होना अनिवार्य होगा। इस प्रकार से जो है इसको हम विभाजित नहीं, यानी इसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। ठीक ना, तो लिखा गया है अतः किसी भी वस्तु पर आवेश जो होता है वह क्या होता है, यानी आप देख पा रहे हैं Q = प्लस या माइनस का यानी ई होता है। अब यहाँ पर यानी क्या है, यानी एक पूर्णांक संख्या है। ठीक ना, यानी ई के साथ साथ जो यन आया हुआ है यानी एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि जो भी हमारा ई का मान होगा वह एक पूर्णांक संख्या होगी, यानी 1 ई, ठीक ना, या फिर 2 ई, ठीक, या फिर 3 ई, ठीक ना, इस प्रकार से जो है यह होगा, ना कि वह जो है फ्रैक्शन के यानी 1/2 ई, ठीक ना, या 2/3 ई, इस प्रकार से नहीं होगा। जब भी होगा तो एक पूर्ण संख्या के साथ, यानी 1 ई या फिर 2 ई, ठीक ना, या फिर 3 ई, इस तरीके से ही होता है। अब आगे एक एग्जाम्पल लिखा गया है, एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। एग्जाम्पल में लिखा गया है कि प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है। ठीक ना, तो हमने अभी आपको बताया कि प्रकृति में कौन सा आवेश संभव है, जो क्या हो, एक
मतलब जो पूर्ण हो, यानी जो है पूर्ण रूप से जिसका मतलब जो हो वही प्रकृति में आवेश संभव है। यानी क्या देखिए ये हो ही नहीं सकता, ठीक ना, क्योंकि 1/2 अपूर्ण है, यानी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन 4e जो लिया गया है ये क्या हमारी पूर्ण संख्या है, तो यह वाला जो है क्या है संभव है। अगले एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6 होगा इस टॉपिक का। तो लिखा गया है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन हो सकते हैं, ठीक ना। क्या कहा गया है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हो सकते हैं, यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा गया है कि हम जानते हैं कि Q = Ne होता है, जो जहाँ पर जो है n क्या है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को डिनोट करता है, ठीक ना। n ही बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 हैं 2 हैं, कितने हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या n जो है बताता है। तो अगर हम n की बात कर लें, क्योंकि जो है E और n आपस में गुणा में है, तो ये जब पक्षांतर होंगे तो क्या हो जाएंगे, तुरंत भाग में चला जाएगा, यानी E जो है Q/E हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है n = Q/E। तो क्वेश्चन में लिखा गया है 1 कूलाम, ठीक ना, यानी 1 कूलाम यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। Q बराबर क्या है 1 कूलाम। और क्या कहा गया है, और आपको जो है E की वैल्यू आपको पता है होनी चाहिए। यहाँ E का मान दिया गया है, E बराबर है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक ना। इस वैल्यू को आप याद करिएगा, E का मान क्या लिखा गया है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ हम जो है क्वेश्चन में पुट करते हैं, हमको जो है क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है Q का मान क्या है 1 कूलाम और E का मान क्या होता है 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो जो है यहाँ से देखिए कूलाम सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा 1/1.67 × 10⁻⁻19, ठीक ना। इसके बाद क्या होगा, यह जो हमारा 10 की घात -19 है, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम जो है क्या करते हैं, रिवर्स करेंगे, तो ऊपर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10⁻19 और अपान में क्या बचेगा हमारा 1.67, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1.67। तो जो हमारा था यहाँ 10⁻19 था, इसको हमने क्या लिख दिया कि 10 और गुणे में 10⁻18, यह भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ क्या हो जाएगा 10 × 10⁻18 और बटे में नीचे क्या बचेगा हमारा 1.67, ठीक ना। क्या हो जाएगा 1.67। इसको आप काटेंगे तो देखेंगे n बराबर क्या मिलेगा हमको 6.25 × 10⁻18, ठीक ना। मात्रक कोई नहीं आएगा क्योंकि मात्रक यहाँ हमारे क्या हो चुके हैं, कैंसिल हो चुके हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा गया है 7वां एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहा गया है किसी वस्तु पर 10⁻13 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, कैसे होने चाहिए, वो भी निगेटिव, तथा 10⁻5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पॉजिटिव आवेश हैं। तो वस्तु पर कुल कितने आवेश होंगे, यह पूछा गया है आपसे। तो देखिएगा आवेश यानी E की वैल्यू जो है, E की वैल्यू कितनी होती है 1.67 × 10⁻⁻19, ठीक ना, -19 कूलाम होती है। तो लेकिन हम जो है E को अगर हम निगेटिव रखेंगे तो यह भी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, निगेटिव होगी। अगर E को हम पॉजिटिव रखेंगे तो यह भी वैल्यू क्या होगी, तुरंत पॉजिटिव हमारी हो जाएगी, और बाकी सबका सब सेम ही रहेगा, यानी 1.67 × 10⁻⁻19 कूलाम ही रहेगा। बस इसके जो है नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव है या पॉजिटिव। अगर निगेटिव है तो मान भी निगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव है तो मान भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ लिखा गया है E अगर निगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो यह क्या हो जाएगा, अगर जो है प्रोटॉन पर आवेशित है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे यहाँ फिर लिखा गया है कि अगर हम बात करें वस्तु पर कुल कितने आवेश हैं, तो देखिएगा अगर Q E-, ठीक ना, Q अगर E- ले लें तो हमको पता है कि Q = क्या होता है, N × E होता है, ठीक ना। तो अगर हम E- है तो हमारा E क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 10 की पावर क्या हमारा 13, तो 10 की पावर 13 और गुणे में E का मान क्या हो जाएगा 1.67 × 10⁻13 होता है, लेकिन माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो जब इसके साथ गुणा होगा तो क्या मिलेगा हमको, Q E- क्या हो जाएगा, माइनस का 1.67 × 10⁻6 है, क्योंकि 13 पॉजिटिव है। देखिए जब ये बेस सेम होते हैं यानी 10 और 10 दोनों सेम है, इसके पावर को अगर गुणे में है तो इसके पावर को हम क्या कर देते हैं, जोड़ लेते हैं। तो -13 है, -19 है और माइनस प्लस का 13 है, तो जब दोनों जुड़ेगा तो -19 और +13 कितना बचेगा, -6 कूलाम बच जाएगा। इसी प्रकार से अगर जो है हम वस्तु पर कुल धनावेशित आवेश की अगर बात कर लें तो क्या हो जाएगा, Q
और ई प्लस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, एन इंटू प्लस का ई हो जाएगा। तो एन अगर हम बात कर लें, दूसरे एन की अगर बात कर लें, तो यहाँ दूसरा वाला यानी पॉजिटिव वाला एन कितना दिया गया, 10 की पावर 5, जो हमारा क्या है, एन प्लस है। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5, और यानी प्लस का इलेक्ट्रॉन है तो 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम हो जाएगा। तो जब इनका आपस में गुणा होगा तो 1.67 यानी पॉजिटिव में होगा, और -19 से प्लस का 5 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, -4 कूलाम। तो इस प्रकार से आवेश को जो हम हमेशा बीजगणितीय चिन्ह के साथ क्या करते हैं, योग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कुल आवेश की बात कर लें तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आवेश और माइनस का जो है, यानी Q प्लस का ई और प्लस जो है दोनों को हम जोड़ते हैं, माइनस और प्लस को, तो कितना हमको मिलेगा, ये हमारा जो है पॉजिटिव का है और ये हमारा जो है निगेटिव का है। दोनों जुड़ करके कितना आएगा, -1.67 गुणे 10 की पावर -6 और माइनस का 10 की पावर -14 सी, क्योंकि इसको जो है ये जो है 1.67 जो है दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बच जाएगा हमारा 10 की पावर -6, और यहाँ जो है क्या बच जाएगा 10 की पावर -14, ठीक ना। और मात्रक का विशेष ध्यान देंगे, मात्रक क्या आएगा हमारा, कूलाम होगा, ठीक ना। तो यहाँ लिखा गया है कुल कूलाम -1.67 गुणे 10 की पावर -6, और अंदर जो है 1 - 10 की पावर -8। अभी कैसे हुआ, अब देखिए यहाँ 6 था, यहाँ 14 था, ठीक ना। तो यहाँ से 6 कॉमन ले लिया गया, तो 1.67 तो पहले से कॉमन था, और गुणे में जो है 10 की पावर -6 भी कॉमन ले लिया गया। तो यहाँ से जो है यहाँ एक ही तो बचा, ठीक है, यहाँ एक बचा इसकी जगह पर, क्योंकि यहाँ तो पूरा माइनस का 6 कॉमन ले लिया गया, और यहाँ 14 था, उसमें से अगर 6 चला गया तो बच कितना गया, 8, ठीक ना। तो और साथ में मात्रक का भी विशेष ध्यान देंगे। आगे चलते हैं, 8वां एग्जाम्पल है। 8वें एग्जाम्पल में लिखा गया है कि एक आवेशित चालक पर 4000 इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बाहुल्य में हैं, ठीक ना। 4000 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, बाहुल्य में हैं। तो वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए क्या होगी, ठीक ना। तो क्या कहा गया है, 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं, तो वस्तु पर आवेशित आवेश तथा उपस्थित आवेश तथा उसकी प्रकृति पूछा गया है। तो देखिए अब क्वेश्चन में दिया गया है n = 4000, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन हैं और वो कैसे हैं, नेगेटिव हैं, ठीक ना। तो Q आपसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलम होता है। अतः वस्तु पर कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश क्या होता है, Q = N × E होता है। तो Q = N की यहाँ वैल्यू दी गई है कितना, 4000, ठीक ना, 4000, और E का क्या हो जाएगा, माइनस का 1.67 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। जब गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, टोटल हमको जो आवेश मिलेगा, टोटल जो Q मिलेगा क्या होगा, माइनस का 6.4 गुणे 10 की पावर -16 कूलाम हमको प्राप्त होगा, ठीक ना। यह प्रकृति कैसी होगी, इरुड़ा आवेशित होगी, क्योंकि यहाँ जो गुणा होगा ये माइनस का है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसके भी जो भी वैल्यू मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, निगेटिव का ही मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपसे एक ही आशा होती है कि सिर्फ आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइक करें, क्योंकि लाइक करने से ही हम मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे वीडियो इस तरीके से प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आने वाले समय में मैथ की अच्छी वीडियो, जो कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, लिए काफ़ी अच्छी जो है वीडियो पढ़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे जो है मैथ की बात करें तो मैथ बहुत तेज़ी के साथ कवर होगा कि हम कितने कम से कम समय में किस प्रकार से जो है किसी भी टॉपिक को सॉल्व कर सकें, ठीक ना। करंट अफेयर आपका चलने वाला है, इसके बाद आपकी हिंदी चल रही है, रीजनिंग चल रहा है, लेखपाली की वैकेंसी अगर आने वाली है तो वह भी जो है आपको जो है उसकी भी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल पर।